हेलो फ्रेंड्स। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो इन दिस सीरीज ऑफ सीए फाउंडेशन की सब्जेक्ट स्ट्रैटेजीज, दिस इज़ द सेकेंड वीडियो एंड इट इज़ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ। आज थोड़ा गला ख़राब है, सो पार्डन मी फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाई डू पीपल फेल इन लॉ। सो सी ए फाउंडेशन में यू आर वेरी न्यू टू द सब्जेक्ट, राइट? सो यहाँ पे आपकी गलती हो जाती है दैट यू डू नॉट रिवाइज द सब्जेक्ट क्यूमुलेटिवली. The second thing is that you do not know how to write answers in law, right? This is the first time for you all to like study and read provisions in law की language and all. तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है लॉ को समझना, उसको लिखना और उसको स्पेसिफिकली पढ़े कैसे, वो चीज़ समझ पाना. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट आपके कंसेप्ट आपने जब पढ़ लिए अपने टीचर से, उसके बाद आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव रिविजन करना है. क्यूमुलेटिव रिविजन कैसे होता है ऐसे कि आज आपने जो भी पढ़ा टीचर से, उसे शाम को आके आपने रिवाइज कर लिया. नेक्स्ट डे आपने सुबह जब उठे या जब भी आप लॉ फिर से पढ़ने गए हो, तो पिछला जो आपने पढ़ा था एक बार वो जल्दी से रीड कर लिया एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. Then again on the third day you do revise the things that you studied on the first day and then you move on to the next topic. सो ये चीज़ 3 दिन आपने ये लगातार रिवाइज की तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो गई, आपकी स्पीड भी बन गई रिवीजन करने के लिए. अब वीकेंड आया, वीकेंड पे आपने फिर से रिवाइज कर लिया, ठीक है. नाउ दिस बिकम्स वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू ऑल टू रिवाइज थिंग्स इतने बार, राइट? कि 3 बार कैसे करें दीदी, या दीदी फिर वीकेंड पे भी कर रहे हैं, अगले दिन भी कर रहे हैं, तो दिस बिकम्स वेरी हेक्टिक ऑल्सो. सो क्या करना है, वॉट आई यूज टू फॉलो वॉज कि आज जो पढ़ा वो तो रिवाइज किया, अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले पिछला टॉपिक रिवाइज कर लिया. ये 2 बार ही हो गया, राइट? उसके बाद मेरी कोचिंग में ना चैप्टर वाइज टेस्ट होता था, तो मेरा वहाँ रिवाइज अच्छे से हो जाता था. और मेरे वीकेंड्स पे मैंने बना रखा था, वीकेंड्स पे तो रिवाइज करना ही है, तो आप एक तो आज कर लो जो पढ़ा, अगले दिन सुबह कर लो, वीकेंड्स पे कर लो और चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो, तो उससे आपका रिविजन हो जाता है क्यूमुलेटिव. उसके बाद एग्जाम्स के 1-2 महीने पहले जब आपका सिलेबस कम हो जाए तो आप पूरा पूरा सिलेबस रिवाइज करते ही हो. सो दिस इज़ द वे ऑफ रिवाइजिंग थिंग्स. लॉ के सब्जेक्ट में आपको आंसर कैसे लिखने हैं उसके लिए मैंने वीडियो सी ए इंटर वालों के एक टॉपिक को लेके बनाई हुई है, हाउ टू राइट आंसर्स इन लॉ. वहाँ से आपको आइडिया अच्छे से मिल जाएगा. even if you do not if you want me to make a different video on it, तो you can tell me comment section में, as per the response on that particular comment I'll try to make a video if possible. तो अकाउंट्स के लिए मैंने एक वीडियो डाल दी है, लॉ के लिए वीडियो है और लॉ के आंसर राइटिंग के लिए भी वीडियो I'll make if अगर आपको चाहिए होगी. नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आप क्यों बच्चे फेल होते हैं इज़ कि आप BCR इग्नोर कर देते हो. यू नो दैट 60 मार्क्स का लॉ है, 40 मार्क्स का BCR है. गिव that subject 40% importance. You people give just all of your efforts in this particular law ka subject and you ignore the subject BCR completely, even if it constitutes 40% of your marks. तो आप उतना टेंशन तो दो, तो आप एटलीस्ट 20% अटेंशन भी अगर देते हो जितना आप लॉ को देते हो, उसका 20% भी देते हो, तो आपका BCR बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत कम टाइम में हो जाएगा और ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे. तो सिर्फ फॉर्मेट ना पढ़ें, एग्जाम्पल्स भी BCR में, जैसे रिपोर्ट राइटिंग हो गया, आपका प्रेसी राइटिंग हो गया, या आपका जॉब लेटर, एप्लीकेशन लेटर जिसको हम कहते हैं CV, ये सब के फॉर्मेट्स ही नहीं, सिर्फ आप पढ़ो, आप साथ में एग्जाम्पल्स भी देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी 1-2 देख लो, ICI के एग्जाम्पल्स देख लो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा. सिनोनिम एंटोनिम की रही बात, टाइम मिलता है तो डेली 5-10 सिनोनिम एंटोनिम रीड कर लो, कितना ही टाइम जाएगा, राइट? सो वो कर सकते हो. अगर इन केस आपका वही सिनोनिम एंटोनिम पढ़ा वाला आ जाता है या आपका गेस भी इवन सही लग जाता है, तो आप सोच रहे हो सीधे 2-4 नंबर का फ़र्क आ जाता है और 1-1 नंबर CA के एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं. तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन BCR ऑल्सो अलॉन्ग विथ योर लॉ. लॉ में आप अगर 60 मार्क्स की बात करते हो, उसमें से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगभग 15-20 मार्क्स के अगर आप सोचते हो, तो आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हटा दो तो आपके बचते कितने हैं, आराम से आपके 35 मार्क्स बन जाते हैं, राइट? तो आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे फोकस मत करो. बहुत बारी होता है ना, पीपल दे डोंट लाइक द सब्जेक्ट ऑफ लॉ बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना बड़ा हो जाता है. कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत अच्छा हिस्सा आपका कॉन्स्टिट्यूट करता है लॉ के सब्जेक्ट का, तो आप उसको छोड़ के भी पूरा अगर कर लेते हो और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़े हो, लेकिन और सबको पे बहुत अच्छी ग्रिप बना लो, क्वेश्चन बैंक वगैरह भी करो अच्छे से, सब कुछ करो और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थोड़ा लीनियंट भी हो जाओ, तो भी आप 35 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, 30-35 मार्क्स. एंड अलॉन्ग विद दैट BCR अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप पास हो जाओगे. लेकिन अगर आप BCR भी इग्नोर कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी इग्नोर कर रहे हो, तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा पास होना.
मैंने कितने मार्क्स आए थे? आई गॉट मोर देन 60, आई रिमेंबर, मे बी 76 मार्क्स मेरे शायद थे, 76 या 68, आई डू नॉट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, बट इट वॉज मोर देन 65 जितना मेरे को याद है. तो दैट्स वाई आई एम गिविंग यू दिस सजेशन कि प्लीज फोकस ऑन BCR ऑल्सो. नाउ डेली प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस टू मेक योर हैबिट ऑफ राइटिंग आंसर्स इन लॉ. और आंसर्स कैसे लिखने, आप अभी के लिए सजेस्टेड आंसर्स देख सकते हो. उसमें आपको अपने आंसर्स को 3 हेडिंग्स में डिवाइड करना होता है. पहला होता है एप्लीकेबल प्रोविजंस, हेडिंग डाला, फिर जो प्रोविजन एप्लीकेबल है वो लिख दिया. सेकंड इज फैक्ट्स ऑफ द केस, जिसमें क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में आपने लिख दिया. एंड थर्ड इज योर कंक्लूजन, जिसमें आपने कंक्लूजन लिख दिया फाइनल कि या ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है, जस्टिफाइड है या नहीं जस्टिफाइड है, वो चीज़ ऐसे करके होते हैं. कीवर्ड्स हाईलाइट करने होते हैं और आंसर को बहुत प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना होता है. दैट इज इट फॉर द आंसर राइटिंग. दिस वॉज फॉर. हाँ, और एक गलती जो बच्चे करते हैं दैट इज दैट दे डू नॉट स्टार्ट द आंसर फ्रॉम द फ्रेश पेज. मतलब न्यू आंसर आपके न्यू पेज पे होना चाहिए. कितने RTP MTP आपको सॉल्व करने चाहिए? अगर आपको पास होना है तो एटलीस्ट 4 RTP पिछले बार का, 4 MTP और 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लो, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है, आप पास तो हो पाते हो. और अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको 300 प्लस मार्क्स लाने हैं, लाइक आई गॉट 312 मार्क्स, सो मैंने बहुत PYQ सॉल्व किए थे, तो आप जितने हो सकते हो उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, उतने RTPs और MTPs सॉल्व करो. और मॉक एग्जाम्स कंपलसरी है देना, एटलीस्ट 3 मॉक एग्जाम्स फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. 3 to 4 आप दो, मिनिमम 3 दे दो लॉ के सब्जेक्ट को आंसर राइटिंग के लिए. आपको पता चलेगा आपके कितने मार्क्स आते हैं. और डेली प्रैक्टिस करने हैं 3 आंसर्स. जैसे मैंने बोला, अगर आप 3 आंसर्स प्रैक्टिस करते हो ना, इमेजिन 1 मंथ में आपने 30 डेज होते हैं, 3 आंसर्स, आपने 30 × 3 90 आंसर्स प्रैक्टिस कर लिए हैंड राइटिंग में. आपको एक आंसर लिखने में कितना मिनट लगेगा? अगर आप 10 मिनट भी लेते हो तो आधे घंटे हुए ना आपके. सोचो, आधे घंटे पर डे आप दे रहे हो अगर आंसर राइटिंग को, आपने 90 आंसर्स प्रैक्टिस कर ली, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, राइट? तो आप उतना भी करते हो तो आप बहुत अच्छे से मार्क्स ला सकते हो. सो दिस वॉज ऑल. हाँ, एक चीज़ है, सोगा पार्टनरशिप, LLP, कंपनीज एक्ट, ये सब पे बहुत अच्छी ग्रिप बनाना. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है तो आप अच्छे खासे मार्क्स लाओगे, और BCR पे भी. सो ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्यूमुलेटिव रिविजन करना, or you can easily tackle the subject like me, right? So this was all. This series is going to continue for CA Foundation students. Please provide support by liking this video, sharing it with your friends, subscribing to my channel, letting other people know that some useful content is being made on YouTube. तो आप please share कीजिएगा. I hope you like this video. Bye bye and see you in the next video.